इधर समझो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक समीकरण जो होता है इसमें क्या क्या छिपा रहता है। अभी एक क्वेश्चन पूछा है, क्या नाम है तुम्हारा जी? कृष्णमोहन। एक क्वेश्चन पूछा है, इसमें हम देखे हैं कि कुछ ऐसी टॉपिक छूटा हुआ है, अगर हम वो टॉपिक बता देंगे तो उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस बात को समझो क्या है। इसका सिंपल मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक रेखा का समीकरण है, ध्यान से समझिएगा। रेखा का समीकरण, तो जब भी हम रेखा का समीकरण लिख रहे हैं, ध्यान से देखना बाबू, जब भी हम रेखा का समीकरण लिख रहे हैं तो कुछ इस तरह का लिख रहे हैं, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ है ना? तो जब हम दो समीकरण की बात करते हैं तो हम इसमें क्या करते थे, A1 B1 C1 करके लिखते थे। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा लिखते थे, क्या लिखते थे? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो अभी हम सिर्फ एक समीकरण की बात कर रहे हैं और एक समीकरण को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना? समझिएगा। तो इसमें होता क्या है, आप सिंपल में क्या करिए, y का मान निकालिए। क्या निकालिए? y का मान। ध्यान से समझिएगा, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि हम क्यों y का मान निकाल रहे हैं। पहले आप सिंपल में y का मान निकालिए। तो y का मान निकालने में क्या करेंगे आप लोग, यहाँ देखेंगे ये दोनों जो टर्न है इसको आप इक्वल के इस पार ले जाओगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। हाँ है ना? ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गया। तो फिर यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए b क्या है, इसके साथ गुणा में है कि नहीं? तो नीचे की तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस ए एक्स माइनस सी अपान में क्या आ जाएगा टोटल का b। तो ये आपको ध्यान होगा कि ये जो b है इसका भी है और इसका भी है, तो दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स फिर माइनस सी बाई बी। हाँ या ना? तो देखिए सिंपल में मैंने इसको बांट दिया। तो यहाँ हम समझेंगे ये क्या चीज़ है। सबसे पहले बात को समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कोई एक हमारा कोऑर्डिनेट पर एक लाइन गया हुआ है ये, ठीक है ना? तो हम इस लाइन को बोलेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये थीटा कोण पे मान लीजिए है, और ये y अक्ष पर ये मान लीजिए c डिस्टेंस पर काट रहा है, ठीक है ना? तब हम इस रेखा का समीकरण बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा, रेखा का समीकरण कहेंगे इस रेखा का। मान लीजिए यहाँ पर ए बी है, ठीक है? तो इस रेखा ए बी का जो समीकरण कहेंगे, y इक्वल टू ये जो थीटा है ना, इसको आप tan में कन्वर्ट कर देंगे। क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे? tan में। तो यहाँ पर थीटा का मान जब जैसे ही रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा tan थीटा और इसी को बोल देंगे m। हाँ है ना? तो जैसे इसको m में बोलेंगे तो इसी को हम बोलेंगे प्रवणता। बात को समझिएगा। तो जब हम लिख रहे हैं यहाँ पर y इक्वल टू में m, फिर लिखेंगे x प्लस अब लिखेंगे c क्या है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कटे अंतखंड की लंबाई है। मतलब y अक्ष पर ये कितना अंतखंड की लंबाई काट रहा है वही हम क्या बोलेंगे, c। तो ये जो रेखा का जो समीकरण जो आया है y इक्वल टू एम एस प्लस सी आ गया। तो आप ध्यान से देख रहे होगे ये जो यक्ष का जो गुणांक यम है, हाँ या ना, इसे आप क्या बोलोगे, प्रवणता। मैं अभी भी बताया हूँ ये बात। तो प्रवणता क्या होता है, यक्ष का गुणांक। तो सिंपल मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देखेंगे y इक्वल टू एम एस प्लस सी में इसलिए बनाए हैं इसको ताकि y इक्वल टू एम एस प्लस सी के बढ़ जाए। ध्यान से देखिएगा। तो ये जो टर्न जो लिखा हुआ है, ये वाला टर्न, इसी को हम क्या बोलेंगे, m। हाँ ना? और इसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल C। तो अगर हम इस हिसाब से हम जब इसका एक रेखा बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर, तो ये जो कोण जो बन रहा थीटा और ये जो सी की जो लंबाई है कैपिटल सी, इसकी लंबाई कितना मानेंगे आप लोग। अब वैसे भी देखिए माइनस में है, ये किस में आया है, माइनस में। तो जब ये माइनस में आया है तो माइनस ये बताता है कि नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ काटेगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर प्लस लेकर के समझा रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। तो इसी प्रकार हम इस बात को लेकर समझेंगे
कि अब यहाँ पर ये जो सी है इसको आप बोलेंगे क्या, माइनस सी बाई बी, और ये जो आपका टेन थीटा है इसको आप बोलेंगे माइनस ए बाई बी, हाँ है ना। तो जब आपको टेन थीटा का मान पता रहे और इसका मान पता रहे तो इस रेखा का समीकरण आप लोग निकाल लेंगे। चलिए हम एक प्रश्न दे रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये थीटा, यहाँ पर 60 इंच का मान दे रखा है, एक लाइन गया हुआ है 60 इंच दे रखा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आप बाबू इस लाइन का ए बी का हमको समीकरण ज्ञात करके दिखाओ। सभी लोग बताओ तो, लाइन समीकरण मतलब ये समीकरण, रेखा समीकरण ज्ञात करिए, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए तो आप लोग खुद ज्ञात करिए। अगर यहाँ पर ये 60 ही है और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लंबाई है तो इस रेखा का समीकरण आप लोग काफ़ी ज्ञात करिए। याद करिए सभी लोग, ज्ञात करो। इस रेखा का समीकरण हम देखेंगे, यहाँ पर ये जो कोण जो दे रखा हुआ है थीटा बराबर में 60 डिग्री दे रखा है। तो हम यहाँ पर ये गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पर, ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और ये सी का जो मान दे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाँ है ना। तो आपको करना क्या है, थीटा जो आपका 60 डिग्री है इसको आप सबसे पहले एम का मान ज्ञात कर लेंगे tan थीटा करके। इसको जैसे ही tan में रखेंगे तो ये आपका tan 60 हो जाएगा, और tan 60 के मान क्या होता है, करड़ी में 3 होता है। इसका मतलब m का मान मिल चुका है करीब 3, और यहाँ पर सी का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो आप इन्हीं दोनों के सहारे से रेखा का समीकरण आप यहाँ से निकाल सकते हो। रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस ये सी, हाँ या ना। तो y बराबर यम का मान कितना है, करड़ी में 3 है, एक्स प्लस सी मतलब यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। यही हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए एक और रेखा का समीकरण दे रहे हैं, आप लोग निकालिए। यहाँ पर 30 अंश का कोण है और यहाँ पर √3 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। ज्ञात कीजिए फास्ट में ही। आगे से समझिएगा, यहाँ पर थीटा का मान कितना दे रखा हुआ है बताइए मुझे, 30 डिग्री दिया है ना। तो हम इसे किस में रखेंगे, यम का मान निकालने के लिए tan 30 डिग्री। इसका मान कितना आता है, 1/√3। यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है, सी का मान कितना हुआ है, √3 सेंटीमीटर। डेन माने तब, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y = m x प्लस सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम का मान कितना बाबू, 1/√3 x प्लस सी का मान कितना है, √3, हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या है, √3 है ना नीचे। तो क्या करेंगे, √3 नीचे बनाने के लिए यहाँ पर 1 है, तो √3 1 है, तो यहाँ इसका मतलब √3 यहाँ पर कर लीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा तब क्या लिखोगे, 1x प्लस 3 अपान √3। ये नीचे का सेम हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √3y = x प्लस 3। और अच्छे से लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे x माइनस √3y प्लस 3 = 0। ये आपका क्या हो गया, रेखा का समीकरण हो गया। इस बात को समझ में आ गया, फास्ट में नोट कर लीजिए। हमारे पास 3 तरह का बातें यहाँ पर समझिएगा। दो लाइन ऐसे हैं
जो एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, ये आगे चला जाएगा ऐसे ही। ये पहला फर्स्ट इक्वेशन का हो जाएगा, ये सेकेंड। तो फर्स्ट वाले को हम क्या बोलेंगे, ए, फर्स्ट वाले समीकरण को क्या बोलेंगे बताइएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार दूसरे का समीकरण क्या बोलेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पहले का समीकरण हो गया, ये दूसरे का समीकरण हो गया। और दोनों लाइन किस में है, ये समांतर में है। दोनों लाइन किस में है, समांतर में है। उसी प्रकार हम यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन दे रहे हैं कि जो दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं आगे जाकर काट देगा। यहाँ पर काट दिया ना, तो इसको भी हम पहला समीकरण बोलता हूँ, इसको भी दूसरा समीकरण, ये यही है, ठीक है ना। समीकरण का नाम सेम है, ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार हम एक तीसरा पोजीशन दे देते हैं कि दोनों एक दूसरे पर लाइन चढ़ा हुआ है, है ना। इसी पर पहला भी है, इसी पर दूसरा भी है। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या यहाँ पर समझने में? तो मैंने 3 पोजीशन दे दिया है, तीनों पोजीशन को समझना आपको बहुत अच्छे से। इसमें हुआ क्या है बाबू कि अगर ये पहला समीकरण है, अगर ये पहला समीकरण है तो इसका समझिएगा, इसका जो प्रवणता m1 है और इसका प्रवणता क्या बोलोगे, m2, ठीक है ना। और ये y अक्ष पर काट रहा है c1 दूरी पर, और ये y अक्ष पर काट रहा है c2 दूरी पर, हाँ ना, हम मान लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे पहले वाले समीकरण को आप बोलेंगे यहाँ पर ये θ1 और दूसरे समीकरण को क्या बोलेंगे, θ2, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ये बात क्लियर है ना, ठीक है। ये समांतर नहीं है, ये पहला रेखा होने के नाते क्या बोलेंगे, θ1, इसको क्या बोलेंगे, θ2, ठीक है। अब देखिएगा ये दोनों लाइन इसी पर है, यानी θ1 और ये θ2 दोनों इसी पर है, हाँ है ना। बात को समझिएगा। तो ये बात आपको समझना है कि जब ये समांतर में है तो इसका मतलब ये जो आपका θ1 है θ2 है, जो कोण है वो आपस में क्या है, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये केस नंबर ये 1 है, इसे आप बोलोगे क्या यहाँ पर, ये केस नंबर 1। ऐसे क्या बोलोगे समझने के लिए, केस नंबर 2, हाँ। इसे केस नंबर क्या बोलेंगे, 3, ठीक है ना। ये FIR वाला केस ना ही है, देखा। तो ये क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 में क्या होगा, इस केस नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे कि ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, θ1 इक्वल टू θ2। ध्यान से समझिएगा, ये θ1 इक्वल टू θ2। और इसी में ये जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है, इसको आप बोलोगे c1 और इसको क्या बोलोगे, c2, हाँ है ना। तो ये देखिए c1 की लंबाई इतना बड़ा, c2 की लंबाई इतना बड़ा, तो आप बोलोगे कि केस नंबर 1 में c1 इज नॉट इक्वल टू c2। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, आप बात को बारीकी से समझिए। यानी कोण आपस में क्या है, बराबर हैं, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये कब था, जब ये केस नंबर 1 में दोनों समांतर है तब। अब ये हम इसके नाम देंगे आगे, और कुछ क्या कहेंगे, ध्यान से समझिए पहले इतना। अब केस नंबर 2 में आ जाइए। यहाँ पर केस नंबर 2 में क्या है कि ये वाला यहाँ से लेकर के देखिए c1, ये c2 हो जाएगा, और ये वाला लेकर के यहाँ तक क्या है, c1 हो जाएगा। लेकिन बाबू देखो, ये अगर समांतर होता तो ये काटता नहीं, आपस में सीधे चले जाते, लेकिन ये कहीं आपस में काट रहा है, तो कहीं ना कहीं तिरछा है ये, इसका मतलब दोनों आपस में ये बराबर नहीं है। तो आप केस नंबर 2 में बोलोगे θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2, ये आपस में बराबर नहीं है। और क्या पढ़ सकते हो कि ये भी आपस में बराबर नहीं है, यानी c1 इज नॉट इक्वल टू c2, हाँ या ना। बात को समझिएगा। अब इसमें क्या होता है
कि ये कोण भी बराबर है और ये दो डिस्टेंस यहाँ पर C1 और C2 है वो दोनों भी, ये भी क्या है, बराबर है। बात समझिएगा। तो यानी केस नंबर 3 में क्या होता है कि कोण भी बराबर है, मतलब प्रवणता भी बराबर है, और जो C1 और C2 भी क्या है, आपस में बराबर है। बात समझिएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं इसके पहले बताया था कि अगर हम एक हमारे पास रेखा है, मान लीजिए y, क्या हमारे पास रेखा है A1, पहले वाले को मैं पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, पहला वाला A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, और हम यहाँ से यम का मान निकालना चाह रहा हूँ और सी का मान निकालना चाह रहा हूँ। बात को ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है, आपको इसको जो है y = mx प्लस सी के रूप में बदलना पड़ेगा। तो जो चीज़ें यक्ष के गुणांक में होगा उसे m में बोल देंगे और वो हमारा थीटा के संबंधित में है, और जो चीज़ें ची है वो हमारा C1 C2 बोल देंगे, वहाँ पर बात दूसरी हो जाएगी। तो आप इसको बनाइए, तो कैसे लिखेंगे, B1y = ये दोनों उधर चला जाएगा, -A1x माइनस C1, तो y = क्या बन जाएगा, -A1/B1x फिर -C1/B1। बोलिए हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। और आप इसी को बोलोगे बाबू m = -A1/B1, और इसी को बोलोगे कैपिटल C1 = -C1/B1। ये स्मॉल C1 है, ये कैपिटल C1 है, ये वाला स्मॉल C1 है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अच्छा, तो ऐसे में होता क्या है, जब ये कोण बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रवणता भी बराबर है, m1 = m2। बोलिए, जब ये कोण बराबर है तो प्रवणता भी बराबर है, तो इसी बात को हम बोलते हैं -A1/, क्या बोलेंगे, B1 बराबर हो जाएगा। देखिए ये आपका पहले वाले का प्रवणता हो गया, अब ये दूसरे रेखा का प्रवणता हो गया। आप यहीं से निकाल लीजिएगा, यहीं से समझ लीजिएगा। हम यहाँ से बना देते हैं। m1 का मान आप क्या लिखेंगे, -A1/B1। बोलिए हाँ या ना, -A1/B1। इसको क्या लिखेंगे, -A2/B2। हाँ है ना। तो इस कंडीशन में ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे -A2/B2। बोलिए हाँ है ना, बोलिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा, हम अभी इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, C1 का C2 का भी, वो भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इसे क्या बोल देंगे, बताइए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C1/B1, इसको माइनस में है, -C2/B2। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसमें भी कैंसिल हो जाता है, इसमें भी कैंसिल हो जाता है। तो ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं -A1/B1, है ना। यहाँ पर नॉट इक्वल टू -C1/B1, यहाँ पर भी माइनस है, भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, C1, सॉरी ये A1 है ना, ये A2 है, ये प्रवणता का है। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1/B1 इक्वल नॉट इक्वल टू -C2/B2, हाँ है ना। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब -A1/B1 इक्वल टू -A2/B2, हाँ ना। ये भी इसके बराबर होगा। इसी समझिए इस बात को लेकर। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये दोनों लाइन एक जगह पे काट रहा है, कहाँ काट रहा है, एक जगह पर, तो हम इसे बोलेंगे एकल हल। क्या बोलेंगे, एकल हल। समझिएगा इस बात को, एकल हल। अब एकल हल इसको बोलिए, या फिर अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब दो ठे हल नहीं होगा, एक ही होगा। इसका मतलब एक जगह काट रहा है, ध्यान से समझिएगा, अद्वितीय हल। इसमें क्या है, हर जगह दोनों रेखा हर जगह पर काट रहा है, यहाँ भी 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 काट रहा है, हर जगह पे काट रहा है। देखिए, यानी जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ काट रहा है। इसको बोलेंगे इनफाइनाइट हल, मतलब अनंत हल। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे, इसका मतलब क्या बोलेंगे, अनंत हल बोलेंगे। बात समझिएगा, अनंत हल का मतलब क्या हुआ कि जगह जगह काट रहा है, हर जगह काट रहा है। बात सही है ना। और वही चीज़ है जो आप पूछ रहे थे। अब यहाँ पर देखिएगा,
ये रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहा है। क्या कर रहा है? न आगे जाके काटेगा न काट के आया है, न आगे जाके काटेगा ना ही तो काट करके आया है। तो इसको बोलेंगे कोई हल नहीं। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं। अब समझिएगा इस बात को लेकर के, जब कोई हल नहीं है तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन होगा नहीं करेगा। बात समझिएगा, सॉल्यूशन होगा नहीं करेगा। क्यों नहीं हल होगा? क्योंकि दोनों रेखा आपस में कहीं काट ही नहीं रहा है। तो वैसे कंडीशन में अब आप देखोगे कि कोण बराबर रहेगा मगर ये वाला बराबर नहीं रहेगा, कोण बराबर रहेगा मगर ये बराबर नहीं रहेगा। ध्यान से समझिएगा, ये बारीकी बात बता रहे हैं। अच्छा, जब हमारा अद्वितीय हल होता है तो कुछ भी बराबर नहीं रहता है। क्या रहता है? कुछ भी बराबर नहीं रहता है। अब एक शर्त है, एक कंसेप्ट आप अच्छा समझिएगा। हो सकता है ये जो काट रहा है पॉइंट एक जगह पर, हो सकता है कि ये यहीं पर काट रहा हो। बात समझिएगा, बात समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है ये सी पर ही काट रहा हो। तो आप देखेंगे इसके लिए भी जो सी है वही है और इसके लिए भी जो सी है वो वही है। तो यानी मेन डिपेंड किसका है बाबू? कोण पे है। तब भी कोण बराबर नहीं रहेगा। इस बात को समझिएगा। लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पर अपवाद है। इसका मतलब हम दावे के साथ ये नहीं कह सकता हूँ कि इस पोजीशन में कि C1 C2 बराबर ही नहीं रहेगा। हम इस पोजीशन में नहीं बोल सकते। कभी कभी बराबर हो सकता है और जब वो बराबर हो गया तो समझ लीजिएगा वो वहीं पर काटेगा जहाँ पर ये C है, वो भी y अक्ष पर। समझ में आ गया? ये बात ध्यान से रखिएगा दिमाग में। अच्छा, इसमें क्या है आपका? ये सब कुछ बराबर है, अनंत हल है और इसका भी सॉल्यूशन। अभी बात और समझिएगा। सिर्फ इसी एकल हल में और अद्वितीय हल में आप इसमें वज्र गुणन विधि लगाएंगे। वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे इसी से। और आपके सवाल में यही कह रहा है। इसमें सिंपल बात यही है कि ये दोनों आपस में, तीनों ये दोनों आपस में बराबर नहीं रहेगा। कहाँ से निकालोगे? कुछ मत करना। A1 B1 A1 B1 A2 B2 बराबर करके सॉल्व कर लेना। और एक अच्छा बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ थोड़ा सा अमृत करके मैं निकाल दे रहा हूँ। अब आप जब भी देखोगे बाबू, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है। यहाँ पर ये क्या है? A1 अपान B1 मिला ना, नॉट इक्वल टू A2 अपान B2 मिला ना। तो एक अच्छा बात बता दूं कि जब भी आप इसको ऊपर है तो यानी इधर आएगा क्या हो जाएगा? नीचे। और ये नीचे इधर आएगा क्या चला जाएगा? ऊपर। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अब आप मुझे बताओ ये याद करना आसान है कि ये याद करना आसान है? इसीलिए बार बार इसमें ऐसे कह के देता है और आगे ये भी कह देता है ये वाला नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। कुछ बात समझ में आया? इसी को कह देते हैं C1 अपान C2। यानी ये यही टर्म याद करना अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, ये बात आप समझ लिए तो नोट कर लीजिए, हम आगे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं, ठीक ना? इसको आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलो।